बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग्स के बारे में। अगर हमारे इजेक्टर में कभी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद में हम इजेक्टर से रिलेटेड इजेक्टर में क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। की ट्रबल शूटिंग्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हल्का सा लिक्विड जेट इजेक्टर के बारे में बता देता हूं। फ्रेंड्स, बेसिकली स्टीम जेट इजेक्टर और लिक्विड जेट इजेक्टर में मेन डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम स्टीम का यूज करते हैं, लेकिन लिक्विड जेट इजेक्टर में स्टीम की जगह हम जो यूज करते हैं वो हाई प्रेशर वाटर होता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मेन डिफरेंस यही होता है आपका स्टीम जेट इजेक्टर और लिक्विड जेट इजेक्टर के केस में। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ट्रबल शूटिंग्स की, इजेक्टर में बेसिकली जो प्रॉब्लम हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो ये रहता है कि इजेक्टर हमारा कम वैक्यूम बना रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को डील किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका इजेक्टर कम वैक्यूम बना रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट आप जो चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि उसमें जो स्टीम आ रही है, फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, उसमें जो भी स्टीम आ रही है उस स्टीम का प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो गया है, या फिर उस स्टीम का प्रेशर काफी ज्यादा राइज तो नहीं हो गया है। फ्रेंड्स याद रखिए, प्रेशर ड्रॉप होने में या फिर प्रेशर काफी ज्यादा राइज होने में, दोनों ही कंडीशंस में आपका जो इजेक्टर है उसके वैक्यूम पे इंपैक्ट आता है। सो फ्रेंड्स, कुछ भी देखने से पहले आप सबसे पहले ये देखिए कि स्टीम के प्रेशर में कहीं फ्लक्चुएशंस तो नहीं है। आपके स्टीम का प्रेशर, जो प्रेशर के लिए आपका इजेक्टर डिजाइंड है, वही प्रेशर आपके इजेक्टर को मिलना चाहिए। अगर वो प्रेशर ज्यादा होता है तो भी आपके इजेक्टर पे वैक्यूम ड्रॉप होता है, वो प्रेशर कम होता है तो भी आपके इजेक्टर में वैक्यूम ड्रॉप होता है। फ्रेंड, सेकंड पॉइंट आता है कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है, कूलिंग वाटर। आपको यह देखना है आपके एक्सचेंजर में जो कूलिंग वाटर चल रहा है उसका फ्लो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर आपके कंडेंसर्स में जो कूलिंग वाटर चल रहा है अगर उसका फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो वो क्या है, आपके जो वेपर्स वहां पे हैं वो उनको कंडेंस करेगा ही नहीं। तो आपका जो वेपर लोड है वो वेपर लोड हर एक स्टेज पे ज्यादा पड़ता जाएगा, जिस वजह से आपका जो डिजायर्ड वैक्यूम बना है वो वैक्यूम आपको मिलेगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कूलिंग वाटर का फ्लो और कूलिंग वाटर का टेम्परेचर भी देखेंगे। अगर कूलिंग वाटर का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, इन दैट केस भी आपका जो भी कंडेंसेबल वेपर्स या फिर जो भी कंडेंसेबल लिक्विड्स आ रहे हैं आपके, जिन्हें आप कंडेंस कर सकते हैं, वो आपके कंडेंस नहीं होंगे। आपका हर एक स्टेज में लोड बढ़ेगा और आपका डिजायर्ड वैक्यूम आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए अब अगले स्टेप में, मान लीजिए आपने ये दोनों ही चीजें देख ली हैं, आपने स्टीम का प्रेशर चेक कर लिया, आपके उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, आपने कूलिंग वाटर का फ्लो देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, आपको हर एक चीज ओके मिलती है। तब फ्रेंड्स अब आप क्या करेंगे? सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो बाहर से देखने वाली चीजें थी, जो बड़े बड़े पैरामीटर्स बिना आपके इजेक्टर सिस्टम को छेड़े हुए, वो आपने चेक कर लिए। सो फ्रेंड्स, अब अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कंट्रोल वाल्व, जो हमारा मेन वाल्व है जो हमारे सिस्टम को कनेक्ट करता है, फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मेरे पॉइंटर को गौर से देखिएगा, ये इजेक्टर मेरा सिस्टम से कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा मेन वाल्व है जो मेरे सिस्टम से इजेक्टर को कनेक्ट कर रहा है, मैं इसको बंद कर दूंगा और मैं अपने इजेक्टर को चलने दूंगा। और यहां पे जो इस वॉल से पहले मेरा पीटी लगा हुआ है, फ्रेंड्स मैं उसमें अपना प्रेशर देखूंगा कि एक्चुअल में मेरा इजेक्टर कितना प्रेशर बना रहा है। इस प्रेशर को, जो फ्रेंड्स आपके सिस्टम को आइसोलेट करने के बाद में जो ये प्रेशर यहां पे दिखाता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं शट ऑफ प्रेशर। आइदर शट ऑफ प्रेशर बोल सकते हैं या फिर शट ऑफ वैक्यूम। सो फ्रेंड्स याद रखिए, आपके इजेक्टर को आप आपके मेन सिस्टम से आइसोलेट कर देंगे, आपने वॉल बंद किया, और इसके बाद में आपका इजेक्टर आपके सिस्टम के लिए क्या वैक्यूम जनरेट कर रहा है, ये जो भी वैक्यूम होता है उसको आप चेक करेंगे और ये होता है आपका शट ऑफ वैक्यूम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दो कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। आपका इजेक्टर मान लीजिए डिजाइंड है -740 mmHg के लिए। मान लीजिए आपका इजेक्टर, आपने शट ऑफ चेक किया, आपका इजेक्टर -740 mmHg पूरा वैक्यूम दे रहा है। सो फ्रेंड्स, इन दैट केस में आपको ये चीज तो कंफर्म हो जाएगी कि आपके इजेक्टर सिस्टम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने इजेक्टर को आपके सिस्टम में लाइनअप कर रहे हो, आइदर वो डिस्टिलेशन टावर है या फिर कोई रिएक्टर है,
इसका मतलब फ्रेंड्स जो भी वैक्यूम का ड्रॉप हो रहा है वो आपके सिस्टम में लाइनअप करने के बाद में हो रहा है। फ्रेंड्स मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपने इजेक्टर को आपके इजेक्टर का आपने शट ऑफ चेक किया, आपको शट ऑफ पूरा मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो इजेक्टर है वो पूरे तरीके से एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप क्या चेक करेंगे, इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके इजेक्टर में वैक्यूम तब ड्रॉप हो रहा है जब आप उसको मेन सिस्टम में लाइन अप कर रहे हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपका जो मेन सिस्टम है वो वैक्यूम को होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स आपका जो मेन सिस्टम है, चाहे वो डिस्टिलेशन टावर हो, चाहे वो आपका रिएक्टर हो, मतलब कहीं ना कहीं से उसमें एयर एंटर हो रही है। सो फ्रेंड्स इन दैट केस आप क्या करेंगे, आपने जो भी सिस्टम इजेक्टर से कनेक्ट कर रखा है, आप उस पूरे के पूरे सिस्टम का लीक चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स लीक चेक बेसिकली किया जाता है, आप न्यूमेटिक एयर का प्रेशर लीजिए और जगह जगह आप उसमें जितने भी ज्वाइंट्स हैं, जहां पे भी आपके गैसकेट्स हैं, जो ज्वाइंट्स हैं जहां से भी लीकेज होने के चांसेस हैं, जहां जहां पे भी फ्लैंज ज्वाइंट्स हैं, उन सारी जगह आप न्यूमेटिक लेके उसका लीक टेस्ट कीजिए कि कहीं आपके सिस्टम में लीक तो नहीं है। सो फ्रेंड्स होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि प्रॉब्लम है कहां, आपके इजेक्टर में प्रॉब्लम है या फिर आपके मेन सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर आपके इजेक्टर में आपको वैक्यूम सेट ऑफ वैक्यूम बराबर मिलता है तो आप अपना मेन सिस्टम के लीकेजेस चेक करेंगे। बट अगर फ्रेंड्स आपने अपने इजेक्टर का शट ऑफ चेक किया और मान लीजिए कि आपको इजेक्टर का शट ऑफ मिलना चाहिए था -740, लेकिन शट ऑफ आपको मिल रहा है -650। सो फ्रेंड्स यहां से ही मेरे को एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो प्रॉब्लम है वो मेरे इजेक्टर में है, मेरे को अपने सिस्टम तक जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले मैं अपना इजेक्टर ओके करूंगा, बाद में अपना सिस्टम देखूंगा। सो फ्रेंड्स इन दैट केस हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि एक इजेक्टर के केस में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। लाइक मान लीजिए मेरे पास में 4 डिफरेंट स्टेजेस का इजेक्टर है। तो फ्रेंड्स हर एक स्टेज के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर वैक्यूम, फ्रेंड्स दोबारा सुनिएगा, इजेक्टर की आप डिजाइन का वो बुक देखेंगे तो उसमें दिया रहता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज जब आप चालू करेंगे तो उसको कितना वैक्यूम बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक एक स्टेज, इजेक्टर की सबसे दूर वाली स्टेज से हम एक एक स्टेज खोलते जाते हैं और चेक करते हैं कि हर एक स्टेज को जो डिजायर्ड वैक्यूम बनाना चाहिए था, हर स्टेज वो डिजायर्ड वैक्यूम बना रही है या फिर नहीं बना रही है। अगर फ्रेंड्स कोई भी स्टेज वो डिजायर्ड वैक्यूम नहीं बना रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर स्टेज में है। फ्रेंड्स दोबारा सुनिए, रिपीट करता हूं। फ्रेंड्स इजेक्टर का आप डिजाइन, उसकी वो जो डिजाइन की कॉपी रहती है आप उसे देखेंगे तो उसमें बेसिकली दिया रहता है कि आपके इजेक्टर के हर एक स्टेज को कितना वैक्यूम बनाना है। सो फ्रेंड्स हर एक स्टेज को हम ओपन करते जाएंगे और देखेंगे कि हर एक स्टेज मेरी डिजायर्ड वैक्यूम दे रही है या फिर नहीं दे रही है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए पहली स्टेज में मेरा -550 वैक्यूम दिया, सेकंड स्टेज को चालू करने पे मेरा ये वैक्यूम 650 तक जाना था, बट मैंने उस स्टेज को चालू किया और मेरा वैक्यूम -560 तक ही गया। दैट मीन्स कि मेरी सेकंड स्टेज में प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा मैं सेकंड स्टेज पे अटैक करूंगा। सो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मेरा जो इजेक्टर है, इजेक्टर में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैं स्टेज बाय स्टेज चेक करूंगा कि हर स्टेज कितना वैक्यूम बना रही है। और मान लीजिए मेरी कोई स्टेज वैक्यूम नहीं बना रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर स्टेज में प्रॉब्लम है। इन दैट केस फ्रेंड्स जो मैक्सिमम प्रॉब्लम पाई जाती है वो पाई जाती है इजेक्टर की नोजल में, बिकॉज इजेक्टर की नोजल का आप साइज देखेंगे तो वो बहुत ही छोटा रहता है। सो उसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपका डर्ट या फिर आपकी रस्टिंग कुछ भी आके उसमें फंस सकता है और आपको वैक्यूम नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स इन दैट केस आप मैकेनिकल्स की हेल्प लेके आप अपने इजेक्टर की नोजल चेक करवाइए, उसमें मैक्सिमम कोई ना कोई आपको चांसेस रहते हैं कि आपकी इजेक्टर की नोजल चोक होगी। सो फ्रेंड्स मान लीजिए आप इजेक्टर की नोजल चेक करवा लेते हैं, आपको उसमें भी कुछ भी नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स आगे के जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं वो ये रहते हैं कि इसके बाद में आपको अटैक करना है, आप अपना बैरोमेट्रिक पॉट देखिए। आपके बैरोमेट्रिक पॉट में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपका बैरोमेट्रिक लेग्स जो है वो हमेशा पानी में डूबी हुई होनी चाहिए। फ्रेंड्स मैंने वहां भी आपको बताया था कि अगर आपकी जो लेग्स है वो पानी में डिप नहीं होंगी तो आपका वहां से वैक्यूम ड्रॉप होगा। सो फ्रेंड्स आप तुरंत चेक करेंगे कि आपका जो बैरोमेट्रिक पॉट है उसमें पानी सारी लेग्स डिप है या फिर नहीं है। सो फ्रेंड्स अगला चेक पॉइंट है हमारा बैरोमेट्रिक पॉट में लेग्स को देखना। अगर आपने वो भी पॉइंट चेक कर लिया, आपकी बैरोमेट्रिक लेग्स बिल्कुल पानी में डिप्ड है, तो फ्रेंड्स वो पॉइंट भी मेरा वहां से नॉक ऑफ होता है। अब फ्रेंड्स मैं क्या देखूंगा फाइनली कि कहीं ना कहीं मेरे बैरोमेट्रिक लेग में लीकेज है। सो फ्रेंड्स अब मैं बैरोमेट्रिक लेग को चेक करूंगा,
कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें पिन होल हो गया हो जहां से आपका वैक्यूम ड्रॉप कर रहा हो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वे में हम एक इजेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे अटैक करते हैं और एक इफेक्टिव और टाइमली सॉल्यूशन हम निकालते हैं कि हमारे कहां पे प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप मींस कंफ्यूज मैनर में आप अटैक करेंगे तो प्रॉब्लम कहीं पे होगी और आप अटैक कहीं पे कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में ही इजेक्टर से रिलेटेड अगर आपके साथ में कभी भी ट्रबल शूटिंग्स आती हैं जो आपके सामने बेसिकली प्लांट्स में बार बार रिपीट होती हैं, तो फ्रेंड्स एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आप अटैक कीजिए कि पहले मेरे को क्या चेक करना है फिर क्या चेक करना है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप उतना कम से कम टाइम में आप इजेक्टर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूं एडवांटेजेस की, क्या आखिर इजेक्टर्स को बेसिकली क्यों प्रेफर किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका पहला एडवांटेज ये है, इट कैन हैंडल वेट, ड्राई और कोरोसिव फ्लूइड्स। ये वेट, ड्राई या फिर कोरोसिव फ्लूइड्स, ये हर तरीके के फ्लूइड्स के केस में इजिली इसे यूज किया जा सकता है। सेकेंड, इट कैन डेवलप रीजनेबल वैक्यूम एट एज पर नीड। ये हमारी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके की स्टेजेस के हिसाब से हमारी जरूरत के हिसाब से हमें वैक्यूम्स दे सकता है। थर्ड, ऑल साइजेस आर अवेलेबल टू मैच कैपेसिटी। ये अलग अलग साइजेस का भी अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन हमें किस कैपेसिटी का चाहिए। फोर्थ वन, इसका फ्रेंड्स कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। दोबारा सुनिए फ्रेंड्स, इजेक्टर का, स्टीम जेट इजेक्टर का कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, सब फिक्स पार्ट्स होते हैं। थर्ड वन, लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन। इसके इंस्टॉलेशन का ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है। इट इज सिंपल इन ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। एंड द फोर्थ वन, इट हैज अ गुड एफिशिएंसी। इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं स्टीम जेट इजेक्टर के डिसएडवांटेजेस की। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि इट रिक्वायर सोर्स ऑफ स्टीम टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है। अगर स्टीम नहीं है तो स्टीम जेट इजेक्टर आपके किसी काम का नहीं है। सेकंड फ्रेंड्स, इस केस में स्टीम का कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा कंडेंसेट काफी ज्यादा डेवलप होता है। सो फ्रेंड्स, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि स्टीम जेट इजेक्टर में स्टीम का कंजम्पशन काफी ज्यादा रहता है। थर्ड फ्रेंड्स, अगर आप इसको किसी डिस्टिलेशन टावर में कहीं पे लगाते हैं तो वैक्यूम से होने वाले लॉसेस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके केस में आपको हाई सॉल्वेंट लॉसेस मिलते हैं। एंड थर्ड वन फ्रेंड्स, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रहता है क्योंकि इसके केस में आपको इसे अटैच्ड इक्विपमेंट्स आपको काफी सारे लग जाते हैं। लाइक आपको इजेक्टर लगा, इसके बाद में इजेक्टर से पहले आप कई बार क्यूओपी लगाते हैं, नॉकआउट पॉट, जिसका काम ये रहता है आपके डिस्टिलेशन टावर या फिर रिएक्टर किसी से भी कोई भी मटेरियल अगर कैरी ओवर होता है वैक्यूम की वजह से तो वह आपके मेन रिएक्टर में ना आए और उस नॉकआउट पॉट में ही वो कैप्चर हो जाए। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि एक इजेक्टर के साथ में देखिए आपका इजेक्टर हो गया, अलग अलग लैक्स लगी हुई हैं, कंडेंसर्स लगाए हैं आपने, बैरोमेट्रिक पॉट लगाया है और मैक्सिमम केसेस में केओपी नॉकआउट पॉट भी लगाते हैं जो इजेक्टर और आपके डिस्टिलेशन टावर या फिर आपका जो भी रिएक्टर उसके बीच में लगाया जाता है ताकि अगर कोई भी मटेरियल ये वैक्यूम से टकरे तो उसमें आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा रहता है क्योंकि एक इजेक्टर, स्टीम जेट इजेक्टर से एसोसिएटेड जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो काफी सारे रहते हैं। फ्रेंड्स, होप आपको आज का मेरा स्टीम जेट इजेक्टर का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज मैंने आपको मैक्सिमम सारी ट्रबल शूटिंग्स क्लियर कर दी हैं कि इजेक्टर में कैसे प्रॉब्लम आएगी तो आप किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिकली बात करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूम पंप्स के बारे में कि वैक्यूम पंप्स किस तरीके से वैक्यूम क्रिएट करते हैं और हम उन्हें किस तरीके से यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।